नमस्कार टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उबाल मचा है। दरअसल बिहार की सरकार में कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो गठबंधन में, महागठबंधन में दरार पड़ गई है, क्योंकि इस मामले में जहां एक तरफ जेडीयू पूरी तरह से खुलकर शिक्षा मंत्री के उस बयान का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के भीतर भी इस मामले को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तरफ जगदानंद सिंह है, दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी। दोनों की इस मामले पर अलग अलग राय है। जगदानंद सिंह ने शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया, तो शिवानंद तिवारी इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं और जेडीयू पूरी तरह से इसकी मुखालफत कर रही है। जेडीयू के कई नेता मंत्री इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इस तरह की बयानबाजी जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी के मंत्री की तरफ से की गई है, तो फिर उस पर एक्शन क्या हो रहा है, क्या एक्शन उस पर लिया जाएगा? हालांकि आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में जो गेंद है वो तेजस्वी यादव के पाले में डाल दी है। अब तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लेंगे, बड़ा बड़ा सवाल है। ये देखना होगा, आने वाले वक्त में तय होगा। और क्या वाकई जो हमने पहले कहा कि ये जो मसला है, इस पूरे मसले ने महागठबंधन में एक दरार डाल दी है और किसी तरह के राजनीतिक परिवर्तन के संकेत बिहार में दिखने लगे हैं, और बीजेपी भी इस पूरे मामले में खुलकर विरोध जो है करती नजर आ रही है। इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह बीजेपी से हैं, मनोज लाल दास जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजीव सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। राजीव सिंह जी, मैं आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में इस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, बयानों का दौर इस पूरे मामले पर चल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है और लग रहा है कि महागठबंधन में कोई दरार, क्योंकि ये तकरार तो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, बयानों में तकरार तो साफ है। क्या इसे दरार भी मान लिया जाए क्या? बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है बिल्कुल आपत्तिजनक है और ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने विवाद के बाद भी वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं और माफी नहीं मांग रहे हैं। आप बताइए, कोई भी हम जो है, ये धार्मिक आस्था की बात है और आप ऐसे कह रहे हैं कि अब वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अगर कोई आम आदमी ये कहे तो समझ में आता है, वो शिक्षा मंत्री है, खुद पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं। इस तरह की बयानबाजी क्या क्या मतलब है? और मैं कहता हूँ कि हम हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी से वो आरजेडी का नुकसान कर रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप देखिए यूपी में क्या हुआ, यूपी और बिहार में जातियों पे राजनीति होती थी। आपने देखिए यूपी में जो है जातियों के बंधन को तोड़ते हुए लगातार पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार सत्ता में आई। और मैं बार-बार पहले भी मैंने कई बार आपकी डिबेट में कहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा, आप देखिएगा भाजपा वर्सेस आरजेडी होगा। जी। और अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो आज जो फायदा जो है भाजपा को होगा। तो शिक्षा मंत्री जो है कहीं न कहीं वो चाहे अनचाहे भाजपा को ही फायदा पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा राजनीति, देखिए अलग बात है, धर्म दो चीजें होती है, एक होती है राजनीति, एक होती है धार्मिक आस्था। मैं भी हिंदू हूँ, हमारी भी आस्था काफी हर्ट हुई है। कोई भी धर्म है, चाहे हमारे मुसलमान साथी हो, सिख साथी हो, बौद्ध साथी हो, किसी के भी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना बहुत गलत बात है और अविलंब माफी मांगनी चाहिए उनको। और मुझे लगता है कि उन पे एफआईआर भी होनी चाहिए, उसको पार्टी की तरफ से डिस्कस भी करना चाहिए। पार्टी की तरफ से इस पर एक्शन होना चाहिए। और चूंकि इस पर देखिए, अब जिस तरह का ये बयान, और आपने कहा कि भाई ये सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं। मनोज लाल दास जी, आपके पास आ रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा साहब ने भी ये कहा कि भाई देखिए, आरजेडी ने तो सेटिंग कर ली है बीजेपी के साथ। देखिए त्यागी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कोई सेटिंग करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के बयानबाजी करके हम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो इनके बयान का या इन्हीं के बयान का नहीं, जो भी किसी भी धर्म पर, किसी भी आस्था पर, किसी भी महापुरुष पर, किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर
अगर कोई आदमी टीका टिप्पणी करते हैं तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और उसी तरह माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी के भी टिप्पणी का हम लोग विरोध किए हैं। अब उनके पार्टी के अंदर में क्या मामला है, उस मामले पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि हर पार्टी के अंदर की बात होती है उसके ये रहेंगे। क्योंकि अभी तक माननीय तेजस्वी यादव जी हों या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, उन लोगों ने कोई इस पर अभी अपना वक्तव्य नहीं दिया है। माननीय शरद यादव जी के निधन के बाद सब लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन त्यागी जी, ये कोई आज एक पहली घटना नहीं है। आप इसको सामाजिकता के रूप से सोचें तो ये आज पहली घटना नहीं है। चाहे मनोज लाल किसी दास भी जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि वो आए और इस मामले पर कुछ बोलें? भाई, आपकी भी तो एक पार्टी लाइन है। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं और पूरे बिहार में तो ये देखिए अब स्थिति हो गई है, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में चर्चा है कि भाई अगर इस तरह का मंत्री रहते हुए कोई बयान देता है तो क्या उसको मंत्री बने रहना चाहिए? सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से हैं सर, तो इस पर ये त्यागी जी, मंत्री बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, ये मामला नहीं है। मामला मामला ये है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो किसी भी धर्म पर, मैं केवल इसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म पर, तो ये गलत पर पार्टी है। अब तेजस्वी यादव या लालू यादव जी की आपने बात कहा तो उनकी पार्टी अलग है। उनकी पार्टी की ओर से ही कोई इस पर किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को कुछ बोलने का अधिकार है। अब हम ये हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सही बोला। अब उन्होंने बोला तो उनके दल तो पहले इस पर क्लियर करे ना, उसके बाद ही तो आप उसको हटा सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि कहीं पर कोई कुछ बोला हो तो मुख्यमंत्री जी उनको बर्खास्त कर दिए हो, दूसरे दल के वो लोग रहे हैं। उनके सामने रखा गया है, उनके नेतृत्व के सामने इस बात को पार्टी ने बड़ी दृढ़ता पूर्वक रखी है कि इस पर विचार करें। अब इस पर विचार कर लेने के बाद वो फैसला लेंगे। कई लोग भी बोले हैं, कई उनकी पार्टी तो समर्थन कर रही है सर, जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं वो तो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मंत्री तो वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, मंत्री तो वो नीतीश कुमार के मंत्री हैं। मंत्री नीतीश कुमार करते हैं तो काहे नहीं? जब आपके यहाँ दारू पकड़ाया नीतीश कुमार के वाले मांग किए कि हटा दीजिए, है ना, काहे नहीं? नीतीश कुमार के मंत्री है ना, तो नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए, नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए, नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री को जो 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 जनभावना को भड़काने का, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश कुमार को। ना, विद्वेष पैदा करने का काम आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी को बैठ करा देना चाहिए क्या? नीतीश बीजेपी को छोड़ना होगा। और आप लोग चिल्लाते मर जाइएगा, चिल्लाते आप चिल्लाते हुए मर जाइए, आप चिल्लाते हुए मर जाइएगा। आप ऐसे ही चिल्लाते रहिएगा, आपके तकदीर में लिखा हुआ है चिल्लाना। नहीं, आप देखिए क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं त्यागी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके अध्यक्ष को इसको सूचित किया है कि इस पर तुरंत आप विचार कीजिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। इस बयान का ललन सिंह ने विरोध किया क्या? विरोध नहीं किया, केवल कहा कि हम ऐसे बयानों से, इस बयान पर केवल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आया कि वो तेजस्वी यादव देखेंगे। लगता है विरोध करना चाहिए था। नहीं, लगता है कि आपको पता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान विरोध किया, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी विरोध किया, हमारे अशोक चौधरी जी ने भी विरोध किया। बयान सुन करके बयान दे रहा हूँ। अशोक चौधरी जी ने भी विरोध किया, सुनने के बाद मैं बोल रहा हूँ। अरे आप कुछ नहीं, आपको पता है, आपको ऐसे ही दूसरे को भड़काने का काम जिंदगी भर किया है। रहने रहिए, हम सुन करके बयान दे रहा है।
हम नहीं तो वो भी बोले हैं, ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो आप फिर से सुना कीजिए। सुनिए सर, सुनिए एक सेकंड वही ललन सिंह है ना जो लोकसभा में अयोध्या मंदिर का विरोध किए का थे। जो बयान आया है, एक सेकंड नहीं वही नहीं त्यागी जी, 1 मिनट। वही अमित शाह है ना जिसको जो काट दिया था, जिसको कोर्ट ने फरार करा दिया था, अथर्वा कर दिया था, भगा दिया। वही अमित शाह है ना, वही अमित शाह है ना। हाँ तो वही अमित शाह को बरी किया है। हाँ तो बरी किया ना, पैसा देकर बरी करवा लिए ना, करवा लीजिए। आप जिस मुद्दा पर है उस मुद्दा पर बात कीजिए। नहीं आप मुद्दा पर बात कीजिए। 15 बरस तक मुख्यमंत्री का तलवा चाटने, नहीं तो 15 बरस तक मिठाई खा रहे थे, ठीक ना? 15 बरस तक मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिठाई खा रहे थे, तो ठीक था, ठीक था, नहीं ठीक था। मुख्यमंत्री पर भी लगा है। अरे आरोप तो आपके नरेंद्र मोदी पर भी है, आरोप तो नरेंद्र मोदी पर भी है। अरे आरोप तो नरेंद्र मोदी पर भी है कि सैकड़ों लोगों को जला के मार दिया। आपके नरेंद्र मोदी पर भी है, तो उनको मना कीजिए, उनको मना कीजिए। नहीं उनको मना कीजिए, तब हम रुकेंगे। ये कोई अफी है क्या? जब उनसे पूछिएगा वो अपना बोलेंगे, बीच में भट्टा करना पड़ेगा सर, मैं करना पड़ेगा। एक सेकंड सर। अरे आप ऐसा बुर्बक कोई है या नहीं जिसको बोलने का तमीज नहीं है? आपको बोलने का तमीज नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ आप अपनी बात में आप रखिएगा, आप बीच में क्यों मनोज जी मुद्दे पे आइए। वही राजीव जी मैं कह रहा हूँ ना, वो अपना बोलेंगे, उनके बोलने पर हम टोकेंगे तब ना भाई। हाँ ठीक है, बीच में क्यों चले आते हैं? देखिए आप अपनी बात अपने में बोलिएगा। पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की बात करते हैं, शर्म भी नहीं आती है। मनोज जी 1 सेकंड सर प्लीज। अगर इस चलिए शर्माइए, चुप हो जाइए। राम सागर जी 1 सेकंड सर, अगर इस तरह से हम बात रखेंगे तो ना तो दर्शकों तक ये पहुंच पाएगा कि राम सागर साहब क्या कह रहे हैं, मनोज लाल जी क्या कह रहे हैं, और हम आप सब सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सम्मानित गेस्ट हैं मेरे। दर्शकों के जो वक्त दर्शकों का है उसका भी थोड़ा सम्मान हम करें, विषय पर रहें, विषय पर बातचीत करें। मैं ये अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवा दे, उसके बाद आ रहा हूँ। बरपा हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहाँ जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। हमारा तो सब्जेक्ट है, हमारा एजेंडा है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों में इतना काम किया, यह हमारा एजेंडा है। तो इन एजेंडों पर चर्चा होगी तो हमारे लिए लाभ की बात होगी, और बीजेपी के एजेंडों पर चर्चा होगी तो उनको लाभ होगा। तो जिस तरह से बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी, और उसके पहले माननीय विधायक एक और राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने तो लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला भी किया और अभी भी बोल रहे हैं क्या क्या नहीं, गाली जैसा उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के प्रति। तो कुल मिला जुला करके बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं लोग, और सिर्फ हम ही नहीं यह बात करें। तेजस्वी जी ने कहा, जो माननीय विधायक बयान दे रहे हैं लगातार उसके बारे में, कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो जब मालूम है कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी चुप है, या चंद्रशेखर जी वाले मामले में तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम उनके बयान के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अब इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो लोग संज्ञान लें, कार्रवाई करें। आज जरूरत इस बात की। मनोज जी जवाब दीजिएगा। भाई पार्टी भी कह रही है, आरजेडी समर्थन कर रही है उनकी बयान का, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने तो
हमने तो डिमांड किया ना कि जल्द इस पर कार्रवाई करें, सारी बातों तो रखा ही है। कार्रवाई किसको करनी है? कार्रवाई किसको करनी है सर? कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल को करनी है, कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल को करनी है। उन्हीं के सामने हम लोगों ने रखा है। जैसे राम सागर साहब भी कह रहे थे, मंत्री वो नीतीश सरकार में कार्रवाई करेगा राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से वो मंत्री हैं। जिसको भी मंत्री को हटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो बिना उनके पार्टी के सहयोग से थोड़े हटाया जाता है। पार्टी किसी कोई भी व्यक्ति अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है पार्टी के, उसमें तो कैपेसिटी में थोड़ी ना किया जाता है सर, वो तो सरकार की कैपेसिटी में किया जाता है। और उस सरकार को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नहीं, आप भी जान रहे हैं कि त्यागी जी, जब भी होता है कोई भी सरकार का गठन होता है, कोलैबोरेशन सरकार की गठन होती है, उसमें जो भी दल उसमें शामिल रहते हैं, उन दल के जो नेतृत्व होते हैं उनसे मंत्री के नाम माने जाते हैं। तो ये तो उसमें है ही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने अब ये आया है, इसका हमने विरोध किया है, इसको पूरी तरह से हम लोगों ने राजद नेतृत्व को कहा है कि इस पर आप एक्शन लीजिए। अब ये अचानक माननीय शरद यादव जी का निधन हो गया, सब लोग उसमें चले गए। अब वहां से लौटने के बाद हम इस पर देखेंगे कि उनका क्या पक्ष होता है, उसके बाद में हम कोई निर्णय लेंगे। अभी तो जाने दीजिए ना। हम लोगों ने तो उनके नेतृत्व को कहा है कि इस पर आप कोई ना कोई कार्रवाई करें, इसका क्या घाटा क्या लाभ होगा ये चीज तो उनको हम लोगों ने बताया है। अब वो उस पर कोई अगर एक्शन नहीं लेंगे कभी तो फिर उस पर हम कुछ सोच सकते हैं, अभी तो नहीं कुछ सोच सकते हैं सर। लेकिन सर एक चीज और, अब जैसा उपेंद्र कुशवाहा साहब ने पूरी तरह से कहा, आप तो देखिए ठीक है टकटकी लगाए बैठे हैं, पूरे गेंद आप डाल रहे हैं आरजेडी के पाले में, लेकिन सर वो तो त्यागी जी जब कुशवाहा साहब तो ये कह रहे हैं कि आरजेडी का पूरा कैंप जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने में लगा है। अब मेरे नहीं ये बात उन्होंने कहा, जो लोगों के लिए कहा है वो तो सर्वविदित है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी उस विधायक के बारे में कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। अब फैसला उस पर, पहले तो आरजेडी को फायदा लेने दीजिए। आज दाह संस्कार के बाद कर्म में भाग लेने के बाद लोग जुटेंगे तो उन लोगों को क्या निर्णय होता है उसके बाद उस पर कोई हम इस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फर्स्ट कॉल में पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, उनसे आग्रह किया। अब जाकर उनके घर पर चढ़ के मारने तो नहीं न लगेंगे। अब हम वैसे लोग नहीं ना है कि जाकर जीभ काट लेंगे और गर्दन काट देंगे। हम तो राजनीतिक बात को राजनीतिक बात से ही करेंगे ना। अब उनको दिया है, अब उनको फैसला ले लेने दीजिए। ठीक है, ओके सर। डॉक्टर राम सागर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी ने क्या अनौपचारिक तरीके से यूके की पर्दे के पीछे से आरजेडी के नेताओं से सेटिंग कर ली है और बीजेपी के कहने पर आरजेडी के नेता इस तरह के, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए उपेंद्र कुशवाहा साहब कह रहे हैं कि भाई आरजेडी के नेता जो हैं पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाए, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भविष्य त्यागी जी, जब नीतीश कुमार कार्तिक मास्टर को हटाए थे तो नीतीश कुमार जी हटाए थे, जब सुधाकर सिंह को हटाए थे तो कौन हटाए थे? नीतीश कुमार जी हटाए थे, क्योंकि उनके वो मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल का वो सदस्य होते हैं और उनको ही अधिकार हो, किसी मुख्यमंत्री को ही मंत्री हटाने का अधिकार होता है, न कि कोई दूसरा व्यक्ति हटा सकता है। बड़ा स्पष्ट है कि ये दोनों सवर्ण जाति से आते थे, कार्तिक मास्टर और एक भूमियार जाति आते थे, एक राजपूत जाति से आते थे, तुरंत कार्रवाई हो गई। ये यादव जाति से आते हैं भविष्य त्यागी जी, इनका औकात नहीं है नीतीश कुमार जी का कि कार्रवाई कर लें। कार्रवाई करने में इनका हार कांपेगा, इसलिए उस कार्रवाई से हट कर करके सुधाकर सिंह की बातों को भी लेकर करके ये लोग कहते हैं कि लालू जी निर्णय लेंगे। और लालू जी के बारे में आप लोगों को पता है कि लालू जी कर रहे हैं और इसका बहाना बना कर करके इन दोनों के बीच ही महागठबंधन के अंदर ही महाभारत मचा हुआ है और दोनों एक दूसरे को गिराने के नीचे दिखाने के चक्कर में हुए हैं। ये आगे देखिए, क्योंकि ये वायदा किए थे नीतीश कुमार जी लालू जी से कि हम तेजस्वी को गद्दी सौंपेंगे। अब तेजस्वी को गद्दी नहीं सौंपते हुए देख करके जब सोनिया गांधी के यहाँ गए
लालू जी ले करके और एक भी फोटो नहीं आया बाहर, इसका मतलब है कि हो सकता है मुलाकात भी नहीं करा पाए हो लालू जी। तो इनके मन में भी ये आया कि हमको लालू जी लॉलीपॉप थमा दिए, तो अब ये भी रिटर्न गिफ्ट देने के चक्कर में है नीतीश कुमार, इनको भी तो मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं सौंपने के चक्कर में है। इनके पार्टी के राजद के पार्टी के नेताओं को पता था कि ये समझौता हुआ है, अब ये नहीं करेंगे, इसलिए ये दवा सुधाकर सिंह के द्वारा, जट्टा बाबू के द्वारा, विजय मंडल के द्वारा अनेकों, कोई एक दो नहीं अनेकों तीर इस पर चलाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, ताकि ये दबाव में आ करके इसको गद्दी सौंपे तेजस्वी यादव को। लेकिन इनका नाम ही तेजस्वी यादव ने कुर्सी कुमार रखा है, पलटू राम रखा है, तो वो चरितार्थ करने के लिए ही जाने जाते हैं कि ये कुर्सी कुमार है, कुर्सी क्यों छोड़ेंगे। तिवारी जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा था इनको कि आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप आश्रम का यात्रा कीजिए, आप आराम कीजिए आश्रम में जाकर के, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह का लाठीबाजी दोनों के बीच चलती रहेगी, इधर से भी तीर चलाएंगे, उधर से भी तीर चलाएंगे, और जिस लोहिया का नाम लेकर के, जिस अम्बेडकर का नाम लेकर के, जिस जयप्रकाश जी का नाम लेकर के ये लोग राजनीति करते हैं और समाजवादी करने का भोंग रचते हैं, ये सबके सब जातिवादी राजनीति में, ये समाजवाद को जातिवाद के राजनीति में पलट दिया है, और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। और भारत की जनता 14 के बाद से ही जातिवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दुकानों पर ताला लगाने का काम करती रही है। आगे भी इन लोगों के राजनीतिक दुकान पर ताला लगेगा, क्योंकि लोहिया जी का नाम लेकर के ये कह रहे हैं आगे करके, तो लोहिया जी तो रामायण मेला लगाया करते थे, रामायण को वो समाज के बीच ये विद्वेष पैदा करने वाला ग्रंथ नहीं मानते थे, उसको मानते थे समाज में समरसता लाने का, इसीलिए वो रामायण में लोहिया जी लगवाया करते थे। लेकिन एक सवाल सर, मेरा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि देखिए एक दूसरे को लेकर, एक सेकंड रामसागर जी, सवाल मेरा ये था, तो उसका तो सवाल मेरा ये था रामसागर जी, ओके, सवाल मेरा ये था सर, सुनिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो है, वो जो राजनीति में वहां कदम रखे थे, वो पप्पू यादव के इससे ही आशीर्वाद से वो ये राजनीति में आए हैं, उसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो इनको कितना ज्ञान होगा, किस तरह का ज्ञान होगा, ये आप लोग भी समझ ही सकते हैं। बिहार की जनता तो समझती है, देश की भी जनता समझती है। ठीक है रामसागर जी, लेकिन मेरा सवाल ये था, रामसागर जी सुनिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रामसागर जी एक सेकंड बिहार के लिए भी अच्छा रहेगा, एक सेकंड सर, समाज के लिए अच्छा रहेगा। नीतीश जी से हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इसमें हिचके नहीं, इस बात में हिचक नहीं दिखाए, और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर करके अपना दृढ़ता दिखाए नीतीश जी। ठीक है, रामसागर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रामसागर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? घंटा के अंदर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? एक सेकेंड, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? रामसागर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? रामसागर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सुनाई नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर राजीव मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों ही पार्टियों में चल रही है, भीतर खाने जिसका इशारा दिया रामसागर सिंह साहब ने, तो ये क्या संकेत कर रहा है सर आने वाले वक्त में? नहीं बिल्कुल, देखिए अभी जो मैं सुन रहा था जेडीयू के प्रवक्ता साथी को और भाजपा के प्रवक्ता साथी को, इसमें देखिए दो चीज है, एक तो है धार्मिक आस्था की बात है, दूसरी बात है राजनीति की बात। तो मैं आपका प्रश्न से पहले मैं एक मनोज जी से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि मनोज जी, ये जो बयानबाजी हुआ है तो उससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है ना? ये तो आप मानते हैं ना? अगर धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचती होगी, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि इस तरह की किसी भी तरह की बयानबाजी का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस वही जानना चाह रहा था, तो मैं वही कह रहा हूँ त्यागी जी कि दो मुद्दा है कि एक तो है धार्मिक आस्था, एक है राजनीति की बात। दूसरा, मैं कल से सुन रहा हूँ कई सारे नेताओं को, जेडीयू के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो सीएम होता है ना, तो बिहार में जो है 7 दल मिलकर बिहार सरकार बनी हुई है, 7 दल है उसमें,
दल की अपनी अपनी अलग कार्यशैली होती है, लेकिन जो सरकार होता है, सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीतीश कुमार के पास है। उससे संवैधानिक पद है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के हैं, किससे है। नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके मंत्री कुछ गलत बोलते हैं या कुछ गलत करते हैं तो सीधे बर्खास्त कर सकते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि नीतीश कुमार को इस बयान के बारे में जानकारी थी नहीं है उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है कि नीतीश जी ने अपने मंत्रियों पे एक्शन लिया है। तो इस बात से पल्ला झाड़ना कि हम इसको देखेंगे, आरजेडी ने बोला है, ये आरजेडी या जेडीयू की बात नहीं है। ये बात है कि कोई भी जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और अकाउंटेबिलिटी सीएम की होती है। तो अगर मंत्री कुछ कहता है, जस्ट लाइक घर में अगर कोई गार्जियन है, अगर घर में कोई कुछ गलत कहता है तो एक जिम्मेदारी पिताजी की होती है कि वो कुछ कहे। तो चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और आपका मैं प्रश्न में आता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जेडीयू के लिए बहुत संकट का समय है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने ओपनली कहा था कि मैं कोई मठ में नहीं जाता हूँ, साधु नहीं हूँ, कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं मिलेगा। और लेकिन अभी नीतीश कुमार ने ओपनली मीडिया में कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री, उन्हें इस तरह से नकार दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा जी भी नाराज है। बार बार जिन्होंने कहा कि शरद यादव का निधन हो गया, उस पर उन्होंने जो बयानबाजी की कि भगवान करे ऐसी मौत किसी को ना मिले, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने इतने लोगों को बनाया और लास्ट टाइम कोई देखने नहीं आया। जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस हिसाब से वक्तव्य दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो नाराज है, अपनी पार्टी से नाराज है, अपनी खुद की भी उनकी महत्वाकांक्षा है उनका। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हो सकता है कि वो भाजपा की ओर चले जाए, जेडीयू का साथ छोड़ के। जो आपने जो कहा था कि बहुत उठापटक हो रहा है, जेडीयू के अंदर भी हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस बात की पूरी संभावना है। और मैं कह रहा हूँ कि खरमास के बाद, आज मान लीजिए 14-15 के बाद आप देखिएगा बिहार की राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ चीज होगा। जी त्यागी जी। जवाब दीजिएगा मनोज लाल दास जी। अकाउंटेबिलिटी अगर मुख्यमंत्री की है तो भाई आखिर किस बात का इंतजार मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, और क्या अब इस तरह के संकेत मिलने लगे कि ज्यादा दिन तक यह महागठबंधन टिक नहीं पाएगा? देखिए, सबसे पहले बात का मैं जवाब दे दूं राजीव जी का, कि ये जानते हैं कि जिस जगह भी कोलैबोरेशन की सरकार होती है, आप ये लीजिए, आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिए ना, हम बोल लेंगे तो फिर आप बोलिएगा। नहीं, वो आपकी बात में नहीं कह रहे हैं मनोज जी, वो कह रहे हैं उन तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, उनको थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, आवाज को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं। ठीक है राम सागर जी, मैं कोशिश करता हूँ तकनीकी दिक्कत जो है उसको दूर कर लूं। मनोज जी आप बोलिए। आप और राम सागर जी अगर मुझे सुन पा रहे तो रिकनेक्ट एक बार कर लीजिए। राम सागर जी एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हो सकता है तकनीकी दिक्कत जो है वो दूर हो जाए। ठीक है मनोज जी बोलिए। आवाजें नहीं सुन रहे हैं तो कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था त्यागी जी कि राजीव जी भी जानते हैं कि जिस स्टेट में भी कोलैबोरेशन की सरकार होती है, कोई मामला आता है तो उनके नेतृत्व के इस पर बात की जाती है। पिछले भी दो मामले हुए हैं, उस मामले पर उनके नेतृत्व के साथ बात हुई है और नेतृत्व के सहमति से उनको बर्खास्त किया गया। ऐसा नहीं था कि आज उन्होंने बोल दिया और कल उनको बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और इस पर कोई ना कोई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, थोड़ा सा वेट करें। अब दूसरी बात है कि अब किस पार्टी में क्या है और कहां पर क्या होगा, इसकी परिकल्पना करना हमारे या किसी के बूते की बात नहीं है। कब किस दल के लोग राजनीति में किस दल में चले जाएंगे, ये भी कहना कहीं से ये नहीं है। अब चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो आकांक्षा होती है, तो मैं इस चीज से भी नहीं इनकार कर रहा हूं कि कोई जदयू के साथी हो सकता है कि दूसरे दल में नहीं जाए, या दूसरे दल के साथी जदयू में नहीं आए, वो तो उस समय की बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि त्यागी जी, ये चंद्रशेखर जी का जो मामला आज आया है धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने धर्म के नाम पर, धार्मिक पुस्तक के नाम पर, हमारे धार्मिक गुरुओं के पर, हमारे जो देश के महापुरुषों पर है, उन पर भी कई टिप्पणियां की हैं। और उस टिप्पणी के बाद कई जगहों पर उनका एफआईआर हुआ, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो टिप्पणी करने पर, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे याद पड़ रहा है। आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्या सर?
आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई इससे पहले जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की, अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरी पूरी बात को सुन ले सर। एक किसी केस को हमने देखा था किसी अखबार में, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि किसी पर टिप्पणी किए थे तो उनको 6 माह की सजा हुई थी। तो यहाँ पर अपने यहाँ है कि 3 साल से कम की सजा होने पर उसी जगह से वो बेल पर बाहर चले आते हैं, और उनके राजनीतिक जो उनका कार्य है, नामांकन या चुनाव लड़ना, इसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि क्यों नहीं केंद्र सरकार को एक ऐसे कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी महापुरुष, किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई अगर टिप्पणी करता हो तो उसके खिलाफ एक नया कानून बने कि जिस पर कि तुरंत वो एक्शन हो, मतलब ऑटोमेटिक वहां के प्रशासन को, वहां की सरकार को उस कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो और 6 महीने के भीतर उसकी सजा निर्धारित हो जाए। तो जब तक अपने यहाँ ये कानून नहीं बनेगा तब तक हम किसी को सजा नहीं दिला सकते हैं। इनके ऊपर भी 5 जगह 7 जगह से देख रहे हैं कि FIR हुआ है, तो FIR हुआ है तो कोई फलाफल निकला सर। कल होके अगर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, कल होके अगर मंत्री जी मांग ले या उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए तो क्या मामला समाप्त हो गया? कल फिर कोई बोलेंगे। तो हमारा ये एक डिमांड है कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र में एक कानून बने कि किसी भी धार्मिक विषयों पर, किसी भी धर्म गुरु पर, किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर, किसी भी महापुरुष पर कोई अगर टिप्पणी करता हो। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई आज चंद्रशेखर ने बोला, कल कोई और बोलेंगे, यानी आप लोगों को अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? सरकार के लोगों पर? नहीं, ये सर भविष्य त्यागी जी, मैं ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जगह के भी तो लोग बोले हैं ना, यूपी में भी बोले हैं, मध्य प्रदेश में भी बोले हैं, सब जगह तो लोग कुछ न कुछ बोल के हाईलाइट होते ही रहते हैं और उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के ऊपर किसी ने बोला, क्या कार्रवाई हुई? हम कर रहे हैं कि कोई कानून नहीं है, हम किसी को गाली बक दें और फिर माफी मांग ले तो समस्या का समाधान है क्या? हम दूसरी बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हिमाकत नहीं करे। ये कोई राजद के नेता ही नहीं बोले हैं, बहुत सारे बीजेपी के भी नेता बोले हैं, कांग्रेस के भी नेता बोले हैं, सभी लोग, कुछ धर्म गुरु बोले हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उसको रोकने के लिए एक कानून बने कि जिस पर कि कोई अगर इस तरह की बात बोलता है तो उस पर तुरंत एक्शन हो। मुझे लगता है कि अभी जो मनोज जी, एक मैं बात में जोड़ना चाहता हूँ त्यागी जी, मनोज जी की बात में। आप बार बार कह रहे हैं कि मनोज जी कानून नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, भारत सरकार में आज से नहीं, बहुत ब्रिटिश समय से है कि अगर आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं तो आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। उसके लिए आपको याद होगा, उमा भारती जब CM थी, साउथ में कई लोगों को इसके लिए सजा हो चुकी है। आप देखिए ओवैसी जो छोटे जो ओवैसी बंधु जो हैं, धार्मिक उन्माद पे उन पे केस चल रहा है। तो ऑलरेडी ये कानून है देश में, हमारे देश में कानून है और ये ऑलरेडी लोग इसमें जेल भी गए हैं इसमें। राजीव, ये मैं जोड़ना चाह रहा था। नहीं राजीव जी, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो ब्रिटिश जमाने की आप कानून की बात कर रहे हैं वो कोई सख्त कानून नहीं है। कितने लोग उस पर, उनको सजा हुआ, किसी को 2 बरस की सजा हो गया, किसी को 2 बरस की राजीव जी सजा हो जाती है, तो उसका क्या अंतर पड़ता है? उसके सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो तुरंत बेल पर बाहर आ जाते हैं उसी जगह से। तो कोई जब तक सख्त कानून नहीं बने, और इधर आप महाराणा प्रताप के ऊपर लोगों ने कहा, अकबर के ऊपर लोगों ने कहा, लक्ष्मीबाई के ऊपर कहा, गांधी जी के ऊपर कहा, तो कई लोगों के ऊपर तो टिप्पणियां किया, सब पर FIR हुआ है सर, सब पर FIR हुआ है, लेकिन आज तक तो किसी को कोई ऐसा सजा नहीं हो पाया है कि जो कि नजीर बने दूसरे लोगों के लिए। नहीं ठीक है, आप बड़ी सफाई से सर केंद्र सरकार पर ये पूरे मामले को डाल देना चाह रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाह रहे हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री साहब के पास तो पावर है ना कि भाई उनके मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उस स्तर पर तो वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी तक तो उन्हें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ देखना पड़ रहा है।
ये देखना नहीं पड़ रहा है। जब कोलैबोरेशन की सरकार बनती है तो पिछले भी कई बार हुआ है, जब मंत्रिमंडल से भाजपा के मंत्री को हटाया गया था तो आज कोई बात हुआ नहीं, हटे हैं उन पर 2 दिनों के बाद फिर भाजपा नेतृत्व की ओर से हटाने का हुआ। तो जहां आप चलिएगा कोलैबोरेशन में, उस पर इस तरह की आपको बातचीत करनी आप पड़ेगी। ये बता दीजिए ना कि कोलैबोरेशन है, ठीक है, हमने मान लिया गठबंधन है, तो गठबंधन संविधान, कानून या फिर जनभावनाओं से बड़ा हो गया क्या? ये कहाँ हुआ? मैं वही तो तो अभी मैं तो देखिए, मैं वही तो राजीव जी मैं मैं वही नहीं कहा, वही तो मैं कहा कि इस बारे में राजद नेतृत्व को कहा गया है। अगर आज इस पर कोई न कोई फैसला होता, लेकिन चूंकि शरद यादव जी के कारण सब लोग बाहर है, तो 1 दिन का 2 दिन का तो आप इंतजार देखिए, कुछ न जी, कुछ जरूर होना है, इतना ठीक आप है। निश्चित रहे। चलिए, आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले में लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो हैं उनको गहरी चोट पहुंची है, उनको ये आपकी तरफ से आश्वासन जरूर है कि कार्रवाई होगी। लेकिन आखिरी कमेंट राजीव साहब आपसे लेना चाह रहा हूँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स, और जैसा आप मनोज लाल जी ने भी उसको कहा कि भाई देखिए संभावनाएं हैं, चुनावी वक्त है, संभावनाएं हैं, कौन कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है, इसको लेकर इनकार नहीं किया जा सकता। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सर, क्योंकि इस महागठबंधन के सहारे नीतीश कुमार 2024 की ताल ठोकने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन अब क्या स्थिति बन रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस हिसाब देखिए अभी अगस्त में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ के आरजेडी में गए, पर मैं जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, जिस हिसाब से समस्या जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जेडीयू के प्रवक्ता साथी भी ये कह रहे हैं कि देखिए समस्या गलत कहा है, लेकिन वो आरजेडी के हैं, तो समस्या तो आरजेडी की तरफ से ही आ रही है ना। तो सारी समस्या सुधाकर सिंह है, आप बताइए, जेडीयू के वो सीएम है, नीतीश कुमार है, प्रमुख है, उसके खिलाफ कैसी कैसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जो कि टीवी में कहा नहीं जा सकता, मैं कह भी नहीं सकता हूँ, वो आरजेडी के हैं। तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना, आप महागठबंधन में आप हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से मैं महागठबंधन की जो आयु है मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आज 14 हो गया है, अगले हफ्ते से आप देखिएगा कि उठापटक बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आते जाएगा, उसमें बहुत सारे आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें अप्रत्याशित चीजें हो सकती है। क्या ऐसी और एक स्थिति चीज लग मैं रही और है जोड़ना चाहूंगा, जैसे हाँ आरोप त्यागी लग जी, रहे वो सर, हाँ मनोज जी के बाद में मैं मनोज बीच जी में के एक बाद में चीज, मेरे एक सेकंड सर, बीच में एक चीज कि भाई जिस तरह से जो लालू माफ कीजिएगा, जो कि नीतीश कुमार हैं, कभी बीजेपी की तरफ, कभी आरजेडी की तरफ, इस बार अनौपचारिक तरीके से क्या आरजेडी ने पलटी मार दी है क्या, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह की इतनी हैसियत नहीं है कि बिना वो ऊपरी इशारे के इतनी बयानबाजी करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर भी जो शिक्षा मंत्री हैं, कहीं न कहीं ऊपरी इशारे के बिना, क्योंकि अभी तक में तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो व्याकुलता है, ये व्याकुलता जो है तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए हो रही है। आप बताइए, क्या सुधाकर सिंह इतने दिन से बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या उनको बर्खास्त करने में कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है, 1 घंटे लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीति है। और मैं एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाह रहा था मनोज जी की बातों में, मनोज जी, क्या आजकल डेट में क्या हो रहा है ना त्यागी जी, की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आदमी कुछ भी बोले जा रहा है। उसको पता नहीं होता है कि बाउंड्री क्या है, मर्यादा क्या है। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी को हम फांसी पर चढ़ा नहीं देंगे। तो आम आदमी के लिए ये है कि अगर आप फ्रीडम, आप धार्मिक, आपके बयानों से कोई धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, तो आपको 3 साल की कैद होगी। ऐसा कानून में है, एफआईआर भी होता है। लेकिन जहां तक जो एक पद पे बैठा हुआ है, आपको याद होगा उमा भारती जब सीएम थी 2004 में, कर्नाटक में एक हुबली का मामला था, वो वर्तमान में वो सीएम थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ कर दिया, उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पद पे हैं, तो आपको अब फांसी पर चढ़ाएगा नहीं, फांसी उसमें 3 साल की सजा है। तो समस्या, वो पद पे है, वो आम एमएलए नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, वो शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान जो है, तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जदयू को जदयू, ये तो मैं मानो जदयू ये बोल रही है कि गलत कहा है, लेकिन उस पर एक सीएम के माध्यम से भी उन पर एक दबाव देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको ये हटाना चाहिए मंत्रिमंडल से, मेरा ऐसा मानना है। और जो स्थिति जो चीजें, जो खींचतान पर्दे के पीछे जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रही है, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या महागठबंधन में जो क्या ये एक दरार है जो महागठबंधन में पड़ गई है, और अब
नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। 2024 की ताल जो है, चुनावी ताल ठोकने की तैयारी सी महागठबंधन के सहारे थी, लेकिन क्या ये तकरार एक बड़ी दरार महागठबंधन के लिए साबित होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजीव सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज लाल दास जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राम सागर जी भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप TV9 बिहार झारखंड को। नमस्कार।